जरा सोचे, आजादी के ठीक बाद भारत के सामने एक नहीं बल्कि दो दो पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। एक तरफ तो बिखरे हुए देश को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना था और दूसरी तरफ उसी वक्त एक लोकतंत्र की नींव भी रखनी थी। मतलब ये एक ऐसा काम था जिसे उस समय ज्यादातर लोग असंभव ही मान रहे थे। और देखिए, पूरी दुनिया सच कहें तो भारत की इस कोशिश को बड़े शक की नज़र से देख रही थी। इंडियन सिविल सर्विस के एक ब्रिटिश सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि भविष्य में लोग इस बात पर हंसेंगे कि भारत ने लाखों अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया। सोच साफ थी कि भाई गरीबी और इतनी ज्यादा अशिक्षा के बीच ये लोकतंत्र का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो बुरी तरह फेल होने वाला है। और इसीलिए लोकतंत्र का रास्ता चुनना भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। तभी तो उस दौर के एक भारतीय संपादक ने इसे कहा था, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। और सच पूछिए तो ये बात बिल्कुल सटीक थी। अब देखिए, उस समय का माहौल समझिए। दुनिया भर में जो भी देश आजाद हो रहे थे, उनमें से ज्यादातर क्या कर रहे थे? वो तानाशाही का रास्ता अपना रहे थे। उनका मानना था कि भाई देश में एकता बनाए रखनी है तो एक पार्टी या सेना का राज ही ठीक है। उन्हें डर था कि लोकतंत्र लाएंगे तो देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ने इन सब बातों को एक तरफ रख दिया। उसने चुना लोकतंत्र का रास्ता। और जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो वोटर्स की संख्या जानते हैं कितनी थी? पूरे 17 करोड़। आप अंदाजा लगाइए, उस जमाने में दुनिया में कहीं भी इतने बड़े स्केल पर चुनाव हुए ही नहीं थे। और इस चुनौती को और भी मुश्किल बनाने वाली एक और बात थी, इन 17 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई इतने बड़े और ज्यादातर अनपढ़ लोगों के साथ एक फेयर इलेक्शन करवाया कैसे जाए? ये तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और मुश्किलें, अरे मुश्किलें तो बस शुरू हुई थीं। जब पहली वोटर लिस्ट बनी तो एक अजीब ही चीज सामने आई। करीब 40 लाख महिलाओं के नाम ही लिस्ट में नहीं थे। उनकी जगह लिखा था फलाने की बीवी या फलाने की बेटी, मतलब उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और लिस्ट को ठीक करने का ऑर्डर दिया। और ये तो बस एक छोटी सी मिसाल थी उन अनगिनत मुश्किलों की जो सामने आ रही थीं। तो जब इन सारे चुनौतियों को एक साथ देखते हैं तो वो बात फिर से याद आती है, ये सच में इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि भारत का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा या फिर बुरी तरह से नाकाम। लेकिन भारत ने कर दिखाया। 1952 का वो पहला आम चुनाव एक जबरदस्त कामयाबी थी। इसने उन सारे आलोचकों को, उन सारे शक करने वालों को गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि भाई गरीबी और अनपढ़ता में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। भारत ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। इस ऐतिहासिक चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने एक बड़ी ही अजीब और थोड़ी विरोधाभासी सी तस्वीर पेश की। चुनाव तो कामयाब रहा, पर इसी के साथ भारत में एक पार्टी के दबदबे का एक लंबा दौर शुरू हो गया। और ये दबदबा कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा आंकड़े देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 489 में से 364 सीटें जीती और जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसे कितनी सीटें मिली? सिर्फ 16। मतलब ये एक तरह से एक तरफा जीत थी। और ये जो दबदबा था, ये सिर्फ दिल्ली तक, मतलब केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं था। आप मानकर चलिए कि लगभग 20 सालों तक सेंटर से लेकर ज्यादातर राज्यों तक पूरे देश में कांग्रेस का ही राज था। तो सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है हमारे चुनावी सिस्टम में। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, भले ही उसे आधे से कम वोट क्यों न मिले हों। और यही हुआ। कांग्रेस को वोट तो मिले कुल 45%, लेकिन जो विपक्ष के वोट थे वो कई पार्टियों में बंट गए। नतीजा, कांग्रेस ने लगभग 74% यानी 3/4 सीटें जीत ली। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि भारत में लोकतंत्र था ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत ही यूनिक पॉलिटिकल सिचुएशन थी। इतनी यूनिक कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसे एक खास नाम दिया, कांग्रेस सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कि ये कांग्रेस सिस्टम आखिर था क्या। ये जो कार्टून है ना, ये उस दौर की पॉलिटिक्स को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें नेहरू जी सरकार की लगाम भी थामे हुए हैं और विपक्ष की भी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि असली पॉलिटिकल कंपटीशन, असली मुकाबला कांग्रेस पार्टी के बाहर नहीं हो रहा था, बल्कि पार्टी के अंदर ही चल रहा था। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विरासत, जो उसे आजादी की लड़ाई से मिली थी।
ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक तरह का इंद्रधनुषी गठबंधन थी। इसमें किसान भी थे, उद्योगपति भी, शहर वाले भी, गांव वाले भी, गरम दल वाले भी, नरम दल वाले भी, राइट, लेफ्ट, सेंटर, हर तरह की विचारधारा के लोग इसी एक छतरी के नीचे थे। और जब इतने सारे अलग अलग तरह के लोग एक साथ होंगे तो जाहिर है पार्टी के अंदर ही अलग अलग गुट यानी फैक्शंस बन गए। और मजे की बात यह है कि यही गुट असल में विपक्ष का काम कर रहे थे। ये आपस में बहस करते, एक दूसरे से कंपटीशन करते और इस तरह सत्ता में एक बैलेंस बनाए रखते थे। तो ये जो गुटबाजी थी ना, ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन गई। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के बाहर कोई ऑपोजिशन था ही नहीं। हाँ, वो छोटे जरूर थे, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका रोल बहुत बहुत जरूरी था। कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां थी। ये सब सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करती थी, रूलिंग पार्टी पर एक तरह का प्रेशर बनाए रखती थी और लोगों को ये याद दिलाती थी कि एक विकल्प मौजूद है। और हाँ, इन्हीं पार्टियों की नर्सरी से भविष्य के कई बड़े नेता भी निकले। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि सिस्टम में असली चुनौती की गुंजाइश थी, वो मिला 1957 में। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीत गई और उसने सरकार बना ली। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये दुनिया में पहली बार हो रहा था कि कोई कम्युनिस्ट सरकार बैलेट बॉक्स के जरिए यानी चुनाव जीतकर सत्ता में आई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 2 साल बाद 1959 में सेंटर में बैठी कांग्रेस सरकार ने संविधान के आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया और केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये एक बहुत ही विवादास्पद फैसला था और इसने उस दौर के पॉलिटिकल टेंशन को सबके सामने लाकर रख दी। ये तस्वीर उसी दौर की है। ये दिखाती है कि सेंटर की इतनी ताकत के बावजूद विपक्ष चुप नहीं बैठा था। वो एक्टिव था, सड़कों पर था और अपने हक के लिए लड़ रहा था। और यही तो एक जिंदा लोकतंत्र की निशानी है। और ये कार्टून, ये मानो उस पूरे दौर का निचोड़ है। एक तरफ एक मजबूत पेड़ है जिस पर कांग्रेस सरकार आराम से बैठी है और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने विपक्षी नेता मिलकर उस पेड़ को हिलाने की, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बहुत ताकतवर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विपक्ष भी छोटा होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। और यही जो खींचतान थी, यही रस्साकशी थी जिसने लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ था। तो सवाल फिर वही आता है, आखिर एक डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहती है जब एक ही पार्टी के पास लगभग सारी ताकत हो? भारत का शुरुआती दौर इसका एक बड़ा ही असाधारण जवाब देता है। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां कंपटीशन और समझौता दोनों एक ही पार्टी के अंदर हो रहे थे। और यही वो अनोखा बैलेंस था जिसने भारत के उस असंभव से दिखने वाले लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाया।